हेलो एंड वेलकम टू इजीली। आज के इस लेक्चर में हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है। सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ई वाई एम रेशियो कैसे निकाला जाता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे निकालना है। ठीक है, तो उनके बारे में अपन को चर्चा करनी, यानी कि हमको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में अपन समझना है। देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी, तो आप सभी को पता है, कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा ही होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करी थी। लेकिन उन्होंने कैसे करी थी उसी के बारे में आज आपको समझना है। तो यहां पर हम समझने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसकी डिस्कवरी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी? सबसे पहले तो जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। लेकिन इससे पहले की जो कहानी है थोड़ी, वो उसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो, ये बेसिकली एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, जिसमें एनोड लगा हुआ है, जिसमें कैथोड लगा हुआ है। ठीक है, या फिर इधर अपन मान लेते हैं कि इधर कैथोड है, इधर एनोड है। ठीक है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये कुछ सीन है, दोनों इलेक्ट्रोड कुछ इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर रखा है। अब क्या है, हमको ये समझना है यहां पर कि इस ग्लास ट्यूब के अंदर मान लीजिए हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे अपन बैटरी को ऑन करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जो हाइड्रोजन गैस है वो आयनाइज्ड होगी, और उस वजह से अपने पास में यहाँ पर क्या होता है, कैथोड से कुछ रेज निकलती, क्या निकलती है? कैथोड से कुछ रेज निकलती है एनोड की तरफ। अब कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज निकलती है, इसको ऑब्जर्व सबसे पहले किसने किया? तो जूलियस प्लकर नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? जूलियस प्लकर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस जो रेज निकल रही थी, इन जो कैथोड से, कहीं नहीं, ये कैथोड है मेरा, ये एनोड है, तो कैथोड से जो रेज निकल रही थी उनको नाम क्या दिया? तो कैथोड से अगर रेज निकल रही है तो उनको नाम दे दिया कैथोड रेज। तो इन्होंने कैथोड रेज की डिस्कवरी करी थी। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने करी, अरे देखो, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, कैथोड से रेज निकल रही है, नाम दे दिया कैथोड रेज। ठीक है, किसने देखा? तो प्लकर, जूलियस प्लकर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा था। ठीक है, अब बात ये आती है कि जे थॉमसन ने क्या करा था। जे थॉमसन ने बेसिकली, देखो, हर आपने अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो डुअल नेचर ऑफ द सब्सटेंस का या फिर डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल का है, तो उसमें क्या होता है कि एक पार्टिकल जो होता है, दो नेचर होते हैं उसके। एक तो पार्टिकल नेचर होता है, एक अपने पास में उसका वेव नेचर होता है। तो अगर मैं रे की बात करूं, या तो रे, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रे है या फिर जो किरण जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं किससे मिलके बनी रहती है? पार्टिकल से मिलके बनी हुई रहती है। ठीक है, तो कैथोड रे के अंदर पार्टिकल की डिस्कवरी की जो करी थी वो किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी। ठीक है, तो यहां पर जो एनोड रेज के अंदर देखो, प्लगर सर ने क्या किया? कैथोड रे की डिस्कवरी करी। अब इन कैथोड रे के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किसने देखे? तो जे थॉमसन ने करी थी। तो बात अगर आती है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, तो जे थॉमसन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने करी थी। ये बेसिक सी कहानी है। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी रहती है, कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं, जिसको हम कहते हैं क्या? कैथोड रे। अब बात ये आती है कि इनको पता कैसे लगा, कैसे पता लग रहा था? देखो, एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं यहां पर ऐसा करूं, इस एनोड को कहीं ना कहीं परफोरेट कर दूं, मतलब इसको छिद्रित कर दूं, तो क्या होगा? ये रेज निकल रही है, इसके थ्रू रिजल्टेंट यहां पर जाएंगी, और यहां पर मैंने पहले से ही मान लीजिए ZNS स्क्रीन लगा रखी है, तो यहां पर कुछ फ्लैश जैसा दिखेगा, कि कुछ लाइट जैसी दिखेगी। यहां पर लाइट मतलब एक तरीके से क्रिएट होगी। जैसे ही वो कैथोड है, कैथोड से रेज निकली, वो एनोड के थ्रू गई, और जिंक की जो जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर जाके वो टकराएंगी, तो वहां पर एक फ्लैश जैसा क्रिएट होगा, वहां पे लाइट बनेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को ऑब्जर्व होगा कि कुछ ना कुछ तो निकल रहा है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल चीज हो गई। अब ये सिंपल सी कहानी है। अगर आपने थोड़ा सा आइडिया हो सेल्स का, या फिर नहीं भी आइडिया है, तो सिंपल इतना समझो, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। किस सेल के अंदर? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। किसकी कहानी है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो यहां पर ये समझो, कैथोड पर अगर नेगेटिव चार्ज है और इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन ये कहते हैं कि अगर कैथोड रे पॉजिटिव की तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ ही जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी ये हो गया कि जब जे थॉमसन सर ने उनको नेगाट्रॉन कहा था, जो इलेक्ट्रॉन थे, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को पहले जो कैथोड रे पार्टिकल से मिलकर बन रही है, तो उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया था नेगाट्रॉन। क्यों? क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज था। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, नेगाट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन कहा होगा।
अरे इलेक्ट्रॉन किसी और ने कहा था, पहले इन्होंने नेगाट्रॉन ही कहा था इनको, नेगाट्रॉन। और नेगाट्रॉन को नेमिंग किसने कर दी, इलेक्ट्रॉन किसने बोला, इलेक्ट्रॉन बोल दिया हमारे स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन बोल दिया। तो यहां पर जो नेगाट्रॉन है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ये किसका कारनामा है, तो ये जे थॉमसन सर का है। और ये किसने बोला है इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी नेमिंग करी थी, इलेक्ट्रॉन बोला उसको। अब ये समझो कि कैथोड रेज की कुछ यहां पर अपने को क्या समझनी है, कुछ यहां पर प्रॉपर्टीज है जो समझनी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो कैथोड रे होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। अरे सिंपल, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होंगे तभी तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। सिंपल सी ऑब्जर्वेशन यही तो कहती है कि यार अगर दो पार्टिकल्स हैं या फिर दो चीजें हैं, अगर उन पे नेगेटिव, अगर दोनों पे अगर ऑपोजिट चार्ज होगा तभी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अगर अपोजिट नहीं होगा तब वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, वो रिपेल करेंगी कहीं ना कहीं। सेम अगर होगा तो ये समझ में आ गया होगा, नेगेटिव चार्ज होंगी। अगली चीज, कैथोड रे ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कैन कास्ट शार्प शैडोज। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो कैथोड रे होती है कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन में आती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में वो कहीं ना कहीं मूव कर रही होती है, स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रही होती है। और एक चीज और होती है कि अगर इनके पाथ में कोई जैसे रोटेशन रोटर टाइप चीज आएगी तो उसको भी कहीं ना कहीं फ्लो कर देते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट भी है, उसके बारे में अपन को बहुत ज्यादा नहीं जानना, बस सिंपल मैं बता रहा हूँ। ठीक, अगली चीज, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं। कैथोड रे सो डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में अपन को डिटेल में चर्चा करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के पाथ में किस तरीके से वेरिएशन आता है, उसकी चर्चा हम करेंगे EY/m रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, तो अगली चीज यहां पर क्या है, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द मेटल प्लेट्स। ठीक है, मेटल थिन मेटल प्लेट अगर है उसके थ्रू वो चली जाती है। ठीक है, अगली चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रे डू नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोड्स एंड द गैस यूज्ड इन द वैक्यूम ट्यूब। देखो यहां पर क्या बोला गया है कि कैथोड रे का जो नेचर है वो कैसा रहेगा, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उस ट्यूब के अंदर, ग्लास ट्यूब जो है जिसके अंदर एनोड लगा हुआ है, कैथोड लगा हुआ है, तो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि उसके अंदर कौन सी गैस भरी गई है। ठीक है, या फिर यहां पर अपने पास में अगली चीज कि इलेक्ट्रोड किस चीज का बना हुआ है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है, ना तो गैस पे डिपेंड करता है ना ही इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। अब यहां पर हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर चर्चा करनी है जो कि है मिलिकन ऑयल ड्रॉप से पहले E/m रेशियो का कैलकुलेशन। अब सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये होता है, अपन ने चर्चा करी ना कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके का रहेगा, उसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। देखो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट है, यहां पर क्या बोला गया, एक तरफ कैथोड लगा हुआ है, एक तरफ एनोड लगा हुआ है, बैटरी से दोनों कनेक्टेड है। यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही फील्ड है कहीं ना कहीं। अब होता क्या है, वही सिंपल एक्सपेरिमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां से यहां की तरफ। मान लीजिए मैंने एनोड को क्या कर दिया, परफोरेट कर दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको छिद्रित कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, एनोड के थ्रू वो चले जाएंगे। अब कहां पर एंट्री मार चुके हैं वो, अब एंट्री मार चुके हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर मैंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी है। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो है, एक सिंपल सी फर्स्ट केस समझो। फर्स्ट केस क्या है, सबसे जो पहला केस वो है कि अपने पास में देखो यहां पर क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया है, दोनों फील्ड लगाए कहीं ना कहीं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये समझो कि जब मैंने दोनों के दोनों फील्ड अप्लाई करे हैं, पहला केस, जब मैंने दोनों के दोनों फील्ड अप्लाई करे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन में जाता है। स्ट्रेट लाइन में कब जाएगा, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करा है, दोनों के केस में। ठीक है, अब दूसरी ऑब्जर्वेशन समझो। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं, देखो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जाएगा तो अपन को कहीं ना कहीं फ्लैश दिखेगा, कि अपन को पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में गया है या फिर उसका डिफ्लेक्शन हुआ है कुछ। तो सबसे पहली चीज है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में चला गया, तब दोनों के दोनों फील्ड लग रहे थे। अब क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहां पर अगर मेरा इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या किया, अब की बार हमने थोड़ा सा डिफरेंट करी चीजें। अब की बार मैंने मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर दिया, मैंने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ठीक है,
तो क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है कहीं ना कहीं इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाला इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होगा और यहां पर जाके वो फ्लैश क्रिएट करेगा, यहां पर जाके वो फ्लैश क्रिएट करेगा। तो इसको मैं बी पॉइंट कह देता हूं, क्या कह देता हूं, बी। तो बी कब होगा, जब आप केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सी पॉइंट कब बनेगा, तो सी पॉइंट अपने पास में, सी जो पॉइंट है इसको मैं सी कह देता हूं, ये तब बनेगा जब अपन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये केस हो गया कब, जब मैग्नेटिक फील्ड लगेगा केवल। अब इसी के बेसिस पर हमारे जो साइंटिस्ट थे जे थॉमसन सर ने क्या किया, E/M रेशियो को कैलकुलेट कर लिया। हमारे जो जे थॉमसन सर है उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, इलेक्ट्रॉन को नेगाट्रॉन भी बोला, और उन्होंने E/M रेशियो भी निकाला, जो कि 7.6 इंटू 10⁻⁻, इस तरीके से उन्होंने निकाल के रख दिया कूलम्ब पर केजी, ठीक है। तो यहां पर ये की चीज होती है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट नहीं किया था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास नहीं निकाला। अगर ऐसा मैं कहूं कि अगर आपको E/M रेशियो निकालना है तो आपके पास E हो, आपके पास M हो, आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन इसको ना होते हुए भी उन्होंने क्या कर दिया, यहां पर अप्लाई, यहां पर E/M रेशियो को निकाला। कैसे निकाला, सिंपल कैलकुलेशन है। आप सभी थोड़ा बहुत तो फिजिक्स जानते होंगे, और नहीं भी जानते तो सीख जाओगे। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली आपने अगर कूलम्ब रूल पढ़ा हो कि अगर अपने पास में दो चार्ज हैं Q1 और Q2, जिनके डिस्टेंस बेसिकली क्या है, R1 है, इनके इंटरन्यूक्लियर से R डिस्टेंस है, तो कूलम्ब रूल ये कहता है कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कहीं ना कहीं K इंटू Q1 Q2 अपॉन R² के यहाँ पर बराबर होता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि KFE यानी इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2, मतलब जो उनके चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के, ठीक है। तो यहाँ पर इसके इस तरीके से रिलेशन आता है कि कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, उसको अपन ज्यादा लेने देना है नहीं। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स FM मतलब मैग्नेटिक फोर्स, B क्या है अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड, Q क्या है चार्ज, और B क्या है वेलोसिटी। तो यहाँ पर अपन, और ये रूल आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा, अरे न्यूटन का सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो उसकी बात चल रही है। तो यहाँ पर y क्या है अपने पास में, देखो कुछ मैंने इस तरीके से डेविएशन दिखाया हुआ है, by बराबर 0, bx बराबर यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी। तो सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, Fe बराबर m जानते हैं अपन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट किया, ठीक है। और पुट करने के बाद में अपने पास में यहाँ पर कुछ ये वैल्यू निकल के आई। देखो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अपन को इंपॉर्टेंट है कि कितनी वैल्यू उसने निकाली थी, 1.76588 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी E/M रेशियो निकल के आया था। कि यानी अपने पास में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रेशियो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आया, यहाँ पर 1.76588 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, ये वैल्यू निकल के आई। अगली चीज यहां पर एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी अपन को चर्चा करनी है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या करता है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैलकुलेट करता है। इसके बारे में समझो, कंस्ट्रक्शन समझो जरा। यहां पर एक तरफ अपन ने क्या किया, यहां पर कुछ एक ऑयल, मतलब ऑयल जैसा जो कंटेनर है जिसमें ऑयल भरा हुआ है वो लगाया हुआ है, साथ में उसमें जैसे पॉपो, इस तरीके से कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, बर्फ वगैरह कुछ खाई हो तो जो बेचने वाले होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा लगा के रखते हैं, ठीक है। तो वो लगाया हुआ है ऑयल स्प्रे अपने पास में। इधर क्या है अपने पास में, एक तरफ तो क्या है, इस तरीके से फील्ड लगाया हुआ है, ठीक है। अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। तो होगा क्या यहाँ पर अपने पास में रिजल्टेंट, जैसे ही, अब देखो बहुत जो हमारे साइंटिस्ट है बहुत कमाल के हैं, उन्होंने क्या किया भाई साहब, यहां पर जो ऑयल स्प्रे लगाया हुआ है, ऑयल स्प्रे बेसिकली क्या करेगा, ऑयल निकलेगा उससे, साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया, एक बेहतरीन काम और करा हुआ है। उन्होंने यहां पर बेसिकली एक एटोमाइजर लगा दिया। एटोमाइजर का काम क्या है, एटोमाइजर बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन, जो अपने पास में ऑयल निकलेगा, ऑयल के अंदर एक एटम तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारे एटम हो गए, तो जो बहुत सारे एटम हैं उनको केवल एक एटम में बदल देगा। अरे अपने पास में ऐसा करेगा कि जो एटमाइजर का जो काम होता है, जैसा नाम से पता चल रहा है कि एटम बनाने का काम करेगा, ये एटम बनाने का काम करेगा, कि जो मॉलिक्यूल है उसको एटम में तोड़ने का काम करेगा, ऐसे भी समझ सकते हो। तो एटमाइजर ये बनाने का काम करेगा, एटमाइजर का काम है एटम बनाने का, ठीक है। तो इसने एटम बनाया। अब यहां पर हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, बेसिकली यहां से एटम आया, ठीक है, यहां पर एक होल बना दी। होल
की साइज इतनी है जितनी एक एटम की होती है, कि उसके अंदर केवल एक एटम ही जाए। मतलब अगर दो एटम भी बन गए, मान लीजिए कि अपना मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल फॉर्म में ही, तो उसकी साइज ज्यादा होगी, और साइज ज्यादा होने की वजह से इस होल के थ्रू वो नहीं जा पाएगा। तो एटमाइजर का काम क्या है, बेसिकली एटम बनाने का। एटम बिल्कुल छोटा होगा और छोटा जो है वो होल की तरह, होल की यहां से निकल जाए। अब वही कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आप लगाओगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे ऊपर की तरफ जाता है, कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ ले जाके। और जब अपने पास में दोनों ही फील्ड लगाए तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों फील्ड के केस में जो हमारा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आया, कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है, समझ रहे हो, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर मैंने दोनों फील्ड लगाए तो दोनों फील्ड के केस में रिजल्टेंट वो लटक जाएगा, समझ गए। अब क्या होगा रिजल्टेंट, इस पे मैं चार्ज कैलकुलेट कर दे, तो इसी के यहां पर मॉलिक्यूलर हाइड्रो ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इस तरीके से चार्ज यहां पर कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना आता है, अगर आपको पता हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना आता है, अगर आपको पता है कितना है, अरे अपने पास में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज निकल के आता है। ठीक है, इस तरीके से चार्ज कैलकुलेट किया। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज समझो, हमारे पास में E/m रेशियो है, हमारे पास में चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं, जो कि कुछ ये निकल के आया। कैसे निकल के आया, देखो E/m डिवाइड बाई ई, या फिर ऐसे समझो E डिवाइड बाई E/m। E की वैल्यू कितनी है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाई 1.76588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो कूलम से कूलम कैंसिल आउट, केजी में वैल्यू आएगी, कितनी आएगी यहाँ पर अपने पास हम 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, जिसको आप 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर बात करी जाए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एमयू के अंदर कितना आता है, तो 0.000548 एमयू वैल्यू निकल के आएगी। और 1 एमयू की वैल्यू कितनी होती है, तो इतनी वैल्यू होती है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, अरे यार सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था, तो एमयू की बात चर्चा हुई थी वहां पे, एटॉमिक मास यूनिट की, 1 यूनिट की, तो वहां पर उसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। केजी के अंदर कितनी होगी, तो केजी के अंदर 1.66056 इंटू 10⁻27 केजी यहां पर वैल्यू निकल के आएगी। तो इस लेक्चर में अपन बहुत ज्यादा देखिए डीप नॉलेज, मतलब एक ओवरव्यू अपन ने समझ लिया कि क्या क्या होगा, कैसे चार्ज निकालना है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी, ठीक है, कैसे करी, क्या हुआ उसके अंदर, कैथोड रे की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, जूलियस प्लकर ने करी, और कैथोड रे की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो अपन ने समझ ली। साथ ही साथ में अपन को यहाँ पर आने वाले लेक्चर के अंदर कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मोल कंसेप्ट में अपन पढ़ ही लेते हैं, बट थोड़ा सा एक यहाँ पर भी उनको देख लेंगे, और साथ साथ में एनोड रे की चर्चा अपन आने वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। अब एक चीज है जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप कैसे डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में आप क्लास 11-12 चूज करना है, उसके बाद में आप टॉपर बैच में या फिर प्रारंभ बैच में, टॉपर इज फॉर 12th क्लास और प्रारंभ बैच जो है बेसिकली वो 11th क्लास के बच्चे के लिए। तो 11th वाला आपको कहीं ना कहीं टैप करना है, टैप करने के बाद में सेलेक्ट कर लोगे, और सेलेक्ट करने के बाद में अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छी तरीके से करिए और मजे करिए। ठीक है, तो जैसा कि हम हर लेक्चर के लास्ट में कहते हैं, always remember to learn with a smile. Thank you very much.